नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल SKG मैथमेटिक्स में। आज मैं बात करने वाला हूं BHU BSc मैथमेटिक्स 2021 ऑनर्स का जो अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एग्ज़ाम प्लानिंग और एग्ज़ाम लेवल के बारे में बात करूंगा और ट्रेंड एनालिसिस भी बताऊंगी। कौन से चैप्टर्स में से कितना कितना आने वाला है, कितने मतलब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से कौन से हॉट टॉपिक्स हैं कि उनमें से आता ही आता है, पूछा ही जाता है। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग अगले साल BHU BSc मैथमेटिक्स 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो आती है कि एग्ज़ाम प्लानिंग। एग्ज़ाम की आपको प्लानिंग कैसे करनी है। देखिए, BHU का कोई भी पेपर हो, BHU का BSc मैथमेटिक्स हो, BSc बायोलॉजी हो, ठीक है, या ऐसा कोई भी पेपर हो BHU का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम प्लानिंग होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए, 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, और वो आपको करने कितने मिनट में होते हैं? सिर्फ 150 मिनट में। 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने होते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का अर्थ है या तो आपको आता है क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करिए या छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर बैठ गए तो आप पेपर पक्का जो है गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। तो BHU का एग्ज़ाम लेवल जो मैं आपको बताऊं हमेशा से मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। मतलब ये कोई IIT JEE का क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, ठीक है, BSc लेवल का पेपर है। लेकिन आप ऐसा भी मत समझिए कि आप जो है बिना पढ़े चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम लेवल भले ही मॉडरेट रहता है लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जमकर पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप जो है क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर BHU का इस तरीके से होता है कि आपको देखने में तो बहुत ही आसान लगेगा, पर जब आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होगी कि इस ऑप्शन में लगाएं या उस ऑप्शन में लगाएं, ठीक है। और 2019 का पेपर देखें आप तो थोड़ा हल्का सा मॉडरेट से ऊपर आया, और 2020 का अगर क्वेश्चन जो रिसेंट अभी हुआ है 10 तारीख को, वो अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चंस तो इजी आए लेकिन वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, सही आते हैं तो करिए वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब होती है बात ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा हर एक टॉपिक, जैसे फिज़िक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथ्स, इन तीनों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, किस में से 2019 और 20 में क्वेश्चन आए थे और किस में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। देखिए, BHU के पेपर में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। या तो आप क्वेश्चन आपके आ जाएंगे उसी चैप्टर में से या तो आएंगे ही नहीं। यानी कि ऐसा भी देखा गया है कि एक साल में एक ही चैप्टर में से 14 क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2018 में हुआ था। केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में से 18 क्वेश्चंस आ गए थे और अगले साल केवल 5 ही 6 क्वेश्चन आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब पैटर्न डिफरेंस है कि आपको एक वर्ष में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं एक ही चैप्टर में से, और दूसरे वर्ष में ना के बराबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस में पहले बात करते हैं फिज़िक्स के पोर्शन की। तो देखिए, इस बार 2020 में वेव पोर्शन से, वेव यानी कि SHM जिसमें आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव, ये दोनों एक ही पार्ट हैं। वेव में आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी वेव की, SHM और उसके एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की, जितनी भी आप ये मान लीजिए कि फार्मूला बेस्ड जितना भी होता है इसमें आपका वो तैयार होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस बार 2020 में वेव और SHM में से नहीं आया है क्वेश्चन, बिल्कुल ही नहीं आया है। और 2019 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो अगले साल 2021 में वेव और SHM से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो 2021 के लिए इसमें आप
ज़रूर पढ़ें वेव और एसएचएम को, इसको मैं स्टार में रखता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन से भी इस बार कोई भी क्वेश्चन देखने की उम्मीद नहीं थी और आया भी नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है। सरफेस टेंशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, उसमें फार्मूलाज बहुत सारे हैं, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी की फार्मूला हो गया, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, कितना हाइट एक ट्यूब में चढ़ेगा पानी वो हो गया। तो ये सरफेस टेंशन में आ जाता है और ये आने की उम्मीद मुझे लगती है, ऐसा पर्सनली मैं फील करता हूँ कि अगले साल इससे ज़रूर आएगा। ठीक है, 2021 में सरफेस टेंशन भी आप मान लीजिए आने वाला है। बात आती है काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स का हर साल एक दो क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था 2020 में, और अगले साल भी एक दो क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। ठीक है, और अब आते हैं इलास्टिसिटी पे। तो इलास्टिसिटी का इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी। इसको आप बांध के रख लीजिए, ये अगले साल इसमें से 3-4 क्वेश्चन वो फंसाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार नहीं पूछता है वो अगले साल ज़रूर पूछता है उस चैप्टर में से। तो आप मान लीजिए इलास्टिसिटी ज़रूर का ज़रूर आएगा। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे बर्नौली थ्योरम वगैरह हो गया, फ्लूइड के बारे में हो गया, तो उसमें से भी इस बार कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं दिखा है, अगले साल भी ज़रूर आने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, और बात करते हैं अब रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी रोलिंग, इस बार एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। और रोटेशनल मोशन में बेसिकली हमें पढ़ना है रोलिंग, रोलिंग का एसेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम टेकिंग इन रोलिंग, ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला और रेडियस ऑफ गायरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप इसको चैप्टर को एनालिसिस कर लेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली फार्मूलाज ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, फार्मूला आपको रट लेना है बिल्कुल रोटेशनल मोशन में। ठीक है, बात आती है सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप इसके फार्मूला तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा सर्कुलर मोशन के। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत में ही आपको पढ़ाया जाता है, 3 लॉ होते हैं न्यूटन के। ठीक है, और इसमें जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन वाला टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। फ्रिक्शन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा अगर आपने लॉज ऑफ मोशन में, और अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, उसने क्वेश्चन दे दिया, तो आप फंस जाएंगे, फिर 4-5 क्वेश्चन वो दे ही देगा। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका वर्क पावर एनर्जी, बेसिक बिल्कुल है, इसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आए थे एक दो। ठीक है, और आ जाते हैं एक दो क्वेश्चंस, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये मान लीजिए आप हर बार क्वेश्चन आता है और आएगा, इससे आप बच नहीं सकते। ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, ग्रेविटेशन आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशन में जितने भी फॉर्मूले हैं कि एल्टीट्यूड पे जाने में ग्रेविटी में क्या असर पड़ता है, रोटेशन से क्या असर पड़ता है, और भी जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं इसमें, वो सब आपको आने चाहिए। ठीक है, बात आती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ये भी फिजिक्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पहला ही क्वेश्चन जो सेट 3 में था वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पड़ा है बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर में, और वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड था। और मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल ही आता ही है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, थ्योरी पार्ट बहुत ही कम आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, और न्यूमेरिकल की बात करें तो वो बहुत आता है। और कभी कभी तो इसमें फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बताइए इसका फार्मूला क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको आना चाहिए, वो फार्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप आराम से कोई भी यूट्यूब का चैनल खोल कर पढ़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा अगर बता सकूँ आपको नोट्स दे सकूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स दोनों ही जो हैं एनालॉगस चैप्टर्स हैं, दोनों के ही मिलते जुलते हैं, इनके केवल आपको फार्मूले तैयार करने हैं। आपको बहुत ही आराम से इन दोनों चैप्टर्स को 12th में पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़िए और इसका एनालिसिस कर लीजिए। फार्मूलेस तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि फार्मूला के बेस पे ही वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और पूछ लेंगे कि आर की वैल्यू इतनी बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू कितना बढ़ेगी। ठीक है, तो आप जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं। ट्रांजिशन पूछेंगे कि इसमें इतना इफेक्ट पड़ रहा है तो इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूले तो दोनों के नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल।
बात आती है ऑप्टिक्स की। देखिए ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में बहुत गलत होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें लगता है कि हमने सही किया है पर वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान देकर सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ ऑप्टिक्स बहुत मजबूत है आपकी, तो ही आप अब क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट करें, वरना इसको आप रिजेक्ट कर दें। ठीक है, ऑप्टिक्स को। अब बात आती है 4 छोटे छोटे चैप्टर्स की। वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, ये सब वेव के पार्ट हैं। ठीक है, वेव के कॉर्पस्कुलर नेचर और वेव नेचर को ये शो करते हैं। ठीक है, तो आप इन चारों चैप्टर में से ये मान लीजिए कि आपका थ्योरी पार्ट बहुत पूछा जाता है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं, 3-4 क्वेश्चन इससे आ गए हैं, और ये आप मान लीजिए कि अगले साल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन आया था इस बार भी। ठीक है, अब बात आती है हमारी केमिस्ट्री के पोर्शन की। देखिए केमिस्ट्री के पोर्शन में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनिक के पार्ट में। ऑर्गेनिक के पार्ट में आपको पढ़ना है क्या, नेम्ड रिएक्शन पढ़नी है आपको सारी। जितनी भी केमिस्ट्री में आपकी 12th लेवल की नेम्ड रिएक्शंस हैं आपको सब रट डालनी है। उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स उनके नाम याद होने चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे इस बार पूछा गया क्वेश्चन बीएससी मैथमेटिक्स में कि कार्बीन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो किस रिएक्शन में बनता है, तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट था आपका रीमर्टीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और उस रिएक्शन का नेम क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, 12th लेवल और 11th लेवल के जितने भी रिएक्शन हैं आपको याद होनी, रट जानी चाहिए बिल्कुल। अब बात आती है आपके जितने भी टेस्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे लेसिग्ने टेस्ट हो गया, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। ठीक है, ये सारे टेस्ट, और एल्कोहल्स के लिए आपका होता है एनहाइड्रस जेडन क्लोराइड वाला टेस्ट होता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी, चलिए वो भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो जितने भी अमीन्स के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, फिनॉल्स के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, ये सब टेस्ट आपको याद होने चाहिए। उनका कलर, क्या कलर बनता है, ठीक है, और कौन टेस्ट देता है कौन टेस्ट नहीं देता है, ये टेस्ट ये सब आपको याद होना चाहिए। बाकी जितने भी कन्वर्जन रिएक्शंस हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, आपकी बुक्स में कन्वर्जन रिएक्शन बहुत सारी दी होंगी पीछे, आप उनको पढ़ें। और मैं आपको बताऊं कि आप ये जो है ये टॉपिक बेसिकली आप जो है एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, और कहीं से नहीं आने वाला है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ केमिस्ट्री के पहले टॉपिक की, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपका आता है कि किस तरीके से आप जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है आपका रेडियस ऑफ एटम और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब आता है आपका। रेडियस ऑफ द एटम आता है, एनर्जी लेवल, एनर्जीज का ट्रांजिशन एक लेवल से दूसरे लेवल में, ये सब पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रेडियस का जैसे होता है आपका, मैं बताऊँ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 0.53 n²/z, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, 0.53 n²/z। एन यहाँ पर जो होता है आपका वो कौन से लेवल में है, एनर्जी लेवल में है, मान लीजिए फर्स्ट में है, और z होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो ये आपको याद होना चाहिए, और ये एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक, तो ये बात हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की। इसमें आपको फॉर्मूले बेसिकली आने चाहिए सारे। थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे आमतौर पे नहीं पूछा जाता है, आपको वो तैयार भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपकी जितने भी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन, जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड हैं और जितने भी इसके अलग अलग हैं फैक्टर्स, वो आपको आराम से तैयार करने हैं और उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा इससे बहुत कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे ये नहीं कहेगा कोई कि जो है मोलैरिटी निकाल दो, ये दिया हुआ है। ये जो है इंटीग्रल पार्ट होता है और सारे चैप्टर्स का। ठीक है, इसका यूज़ होता है, मतलब ये बेसिक्स में आता है, आपको ये तैयार होना ज़रूरी है। ठीक है, बात आती है कोलाइडल स्टेट की। तो कोलाइडल स्टेट में आपको सॉल्व्स के बारे में पढ़ना है। वो चार्ट होगा आपके एनसीईआरटी की बुक में, जो जिसमें आपको लिखा होगा कि
ये आपका है सॉल, ठीक है, सॉल कह रहा हूँ, ये है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम और एग्जांपल दिए होंगे। ये चार्ट होगा आपका, वो आपको तैयार कर लेना है बहुत आसानी से। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स को पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नेम, रिएक्शन, टेस्ट, कन्वर्जन वगैरह, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इफ़ेक्ट्स जितने भी होते हैं जो आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं, जैसे हो गया है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस वाला इफ़ेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होता है, तो ये आपको सब तैयार होने चाहिए, ठीक है। और ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया जाता है, ये सब बेसिक्स होता है। अगर आपको ये नहीं तैयार है तो आपको कुछ नहीं तैयार है, ठीक है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल से आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी कोशिश करूँगा, अगर आपको पढ़ा सकूँगा तो पढ़ा दूँगा, ठीक है। और बात आती है अगली सॉल्यूशन चैप्टर की। इस बार सॉल्यूशन चैप्टर से मुझे नहीं लगता शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। एक दो आया भी होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है। और इस बार नहीं पूछा है, इसका मतलब अगली बार ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और यही हाल रहा था हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का, इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। इस बार केमिस्ट्री में बेसिकली कोई क्वेश्चन टॉपिक में से केवल थ्योरी पार्ट आया है, आपको मैं बताऊं, केवल थ्योरी पार्ट आया है। और कोई भी टॉपिक में से ये मान लीजिए कि आपको सॉल्विंग पार्ट आया ही नहीं, ठीक है। और सॉल्यूशन और इक्विलिब्रियम चैप्टर तो देखने को ही नहीं मिला, ठीक। 2019 में इसका उल्टा था, सॉल्यूशन और इक्विलिब्रियम में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर की। सॉल्यूशन चैप्टर और इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको केवल जो है शुरुआत से लेके आखिरी तक पढ़ना है पहले तो चैप्टर, और उसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं वगैरह वो तैयार करने हैं। और इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली यानी इक्विलिब्रियम में आपका जो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है, जिसमें आपका वीक सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस, और स्ट्रांग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक स्ट्रांग बेस, इनका जो पार्ट है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब बात आती है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में केवल आपको चैप्टर में केवल तैयार करने हैं वो हैं फार्मूले, ठीक है। फार्मूले तैयार हैं अगर आपके सॉलिड स्टेट के, और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने अगर देखे हैं सॉलिड स्टेट के, तो आप इसमें बिल्कुल नंबर नहीं गंवाएंगे आपका। मैं आपको बताऊँ 1 मिनट भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, केवल 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा और आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें भी इस बार कोई क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन केवल पूछा गया था इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने तो उसे देख कर ही ऐसे ही आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फार्मूला वगैरह तैयार कर लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आप इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। बाकी मेटलर्जी प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें आपको केवल प्रोसेस याद करना है, ठीक है। आपको याद करना क्या है, मेटलर्जी चैप्टर याद करने ही वाला है पूरा, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप जितने भी प्रोसेसेस दिए हुए हैं और कौन सा मेटल में कौन सा यूज़ किया, जैसे आपको मैं बताऊँ मॉन्ड प्रोसेस जो होता है वो निकल के लिए होता है, निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए होता है, इसलिए इस तरीके से आपको ये सब तैयार करना है। और मैं अगला वीडियो शायद जो बनाऊँ उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटलर्जी के जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूँगा, उससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है इसमें, ठीक है। अब आगे बात आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यही वो चैप्टर है जिसने 2018 में बच्चों को बहुत तंग किया, 18 क्वेश्चंस पूछ लिए गए इससे और बच्चों की हवाइयाँ उड़ गई थी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 क्वेश्चन अगर 2018 में पूछे गए और 2019 में थोड़े कम पूछे गए थे, और 2020 में तो शायद 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। तो अगले साल भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इससे हमेशा आता ही आता है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका तैयार होना चाहिए। बात आती है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है मैं आपको बताऊं कि केमिकल काइनेटिक्स में से इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन ना आने का मतलब अगले साल 3-4 क्वेश्चन आप मान लीजिए, लिख के रख लीजिए, आएगा ही आएगा, ठीक। और केमिकल काइनेटिक्स जो है आसान टॉपिक है, केवल फॉर्मूलेज हैं इसमें, ठीक है। और उनमें से थोड़ा सा ट्रांजिशन पढ़ना है आपको, इससे कैसे आप ये निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह,
ठीक है, तो वो आप पढ़ लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स कहीं है आपका नंबर नहीं जाने वाला है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लेंगे। 30-30 सेकंड के क्वेश्चन नहीं होते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, गैसेस स्टेट में आपको पढ़ना क्या है, गैसेस स्टेट में आपको बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी लॉ होते हैं वो पढ़ने हैं आपको। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस लॉ, जो इक्वेशन है आइडियल गैस की इक्वेशन, P + A/v², V-V = RT, ये जो इक्वेशन है इसके जितने भी ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका क्या मतलब होता है, और लो प्रेशर हाई प्रेशर इन सब का ये पढ़ना है आपको कि लो प्रेशर में क्या इक्वेशन होगी, हाई प्रेशर में क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है गैसेस स्टेट में। ठीक है, अब बात आती है मैथ के सेक्शन की। देखिए, मैथ का सेक्शन मैं आपको बता दूं कि मैथ का जो सेक्शन होता है वो सबसे होता है टफ़। BHU BSc मैथमेटिक्स के सेक्शन जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है उसमें मैथ का सेक्शन सबसे टफ होता है, इसीलिए कट ऑफ इसका लो जाता है। ठीक है, तो अगर मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर तैयार करना है वो है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में से हमेशा से ही सरल और बहुत जल्दी लगने वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। ये नहीं तैयार करेंगे तो मैथ में 3-4 क्वेश्चन आप गंवा देंगे। ठीक है, सरल में से, और कठिन में से जो आप ट्राई करेंगे वो आपसे लगेंगे नहीं, और उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, और उसके बाद जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है वेक्टर्स। वेक्टर 3D एक ही पार्ट है। ठीक है, ISC बोर्ड में सेक्शन बी में आता है, और CBSE में तो चलिए एक ही साथ होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये आपको दोनों चैप्टर्स बिल्कुल आने ही आने चाहिए, इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं छोड़नी है। दूसरी बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का हमेशा से ये एक सरल क्वेश्चन पूछा जाता है BHU BSc मैथमेटिक्स में। इस बार भी बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2020 में। और आपको प्रोबेबिलिटी के जो 12th में पढ़ाया जाए और जो 11th में पढ़ाया जाए, अगर आपने वही पढ़ लिया केवल, तो आपका 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग इससे, वो आपके निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। तो डिफरेंशिएशन तो देखिए अगर आपको आता है तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कठिन नहीं आते हैं, कभी भी कठिन नहीं आए हैं। ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं और सरल होते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है उस क्वेश्चन में, तो आप वो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये जानते हैं बेसिक चैप्टर है एकदम, ये आपको बाकी सब चैप्टर्स में हेल्प करेगा, इससे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये चैप्टर भी आपको रटा होना चाहिए, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, और इसमें जनरल सॉल्यूशन ज़रूर पूछता है। ठीक है, अगर दिया होगा sin θ = sin अल्फ़ा, तो थीटा की जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n π + -1n और अल्फ़ा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। ठीक है, बात आती है AP GP और HP की। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए सारे। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने याद क्या करना है, आपने लगाए हों। ठीक है, तो वो आपके होने चाहिए। बाकी आता है बात रिलेशन फंक्शन का। तो रिलेशन फंक्शन के इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये जो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन होता है ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है। आपको देखने में सरल लगेगा लेकिन आपको आंसर निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको आपको बहुत ही सोच समझ के करना है। फंक्शन चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है वो सरल आता है, लेकिन रिलेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। होता सरल है लेकिन लंबा पड़ जाता है, तो इसको आपको सोच समझ के अटैम्प्ट करना है। ठीक, बात आती है लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो इसमें आपका रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, रोल्स थ्योरम, और बात आती है लैग्रांजेस थ्योरम। और आपका वो वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको ये फंक्शन दे दिया होगा, ठीक है, और आपको लिमिट बता दी होगी, उसमें एक वेरिएबल होगा a, अभी उसको निकालना होगा। वो क्वेश्चन बहुत आता है लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में से। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कभी। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चंस में मिलाकर पूछते हैं इसको। और बाइनोमियल थ्योरम तो लिख लीजिए आपका आता ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। पूछते हैं कि जो है ये बताइए कि इस क्वेश्चन में अगर इस पर्टिकुलर टर्म का nth टर्म का कोफिशिएंट ये है तो n की वैल्यू निकालिए, t की वैल्यू निकालिए, ये सब पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम में। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये भी इंटीग्रल पार्ट में आता है, और आपको
मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे मॉड ऑफ एडजॉइंट ए वाला फॉर्मूला, मॉड ए n माइनस वन ऑफ ए, तो ये आपको आना ही चाहिए। ए नहीं होता है यहाँ पे, मॉड ए n माइनस वन होता है, डिटर्मिनेंट ए n माइनस वन मॉड कह रहा हूँ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ n पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। इसमें सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड मेरे चैप्टर में कह रहा हूँ, मेरे चैनल पर मैंने वो दिए हैं क्वेश्चंस, और इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बताऊंगा, और उसको आप क्वेश्चन टाइप्स बताऊंगा, और जितने भी चैप्टर जैसे 3D ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, इनके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, और पूरे क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी इससे ज़्यादा ना ही तो पूछा गया है आज तक, और ना ही तो आने की उम्मीद है किसी चैप्टर में से, ठीक है, BHU BSc मैथमेटिक्स 2021 ऑनर्स के पेपर में। और मैं आपको बताऊं कि आप जो इसका, अगर आप स्नैपशॉट लेने में आपको दिक्कत हो या स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कह रहा हूँ जाइए और कमेंट करिए मुझे कि आपको चाहिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर डाल दूँगा। इसका स्नैपशॉट अच्छा सा होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उससे आराम से देख लीजिएगा, और आप एक एक करके सभी टॉपिक्स को जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करिएगा। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा अगले साल, ठीक है। और मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा साथ साथ में। मैथ्स का पोर्शन मैं करवाऊँगा। बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर आपको एक चैनल का लिंक चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि आप BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, उसी से मैंने भी पढ़ाई की थी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, और बाकी मैथ्स का पोर्शन मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ज़रूर ही सॉल्व कर दूँगा, और मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।